हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। यह आपकी कंपनी ला का जो हम आपका एग्जाम पेपर करवा रहे थे उसी की एक क्लास होने वाली है, उसके आगे की। ठीक है, कल हमने आपको जो है 35 क्वेश्चन तक जो है हमने आपके जो है क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, आज उसके आगे हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। और अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। और आपका जो 36 नंबर आपका क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन यह है कि स्वैच्छिक समापन किसके द्वारा किया जाता है। देखो, समापन कोई चीज है, जैसे किसी चीज को अगर जो आप क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, तो समाप्त कैसे हो सकता है? या फिर वो आप स्वतः ही समाप्त कर दें, ठीक है, या फिर वो किसी के द्वारा ही समाप्त किया जाए, किसी के द्वारा जो है समाप्त किया जाए। तो किसी के द्वारा में दो चीजें हो सकती हैं। आपका जो क्या हो सकता है, आपका कोर्ट हो सकता है, ठीक है, विधिक रूप से, या फिर जो है आपका उसको भंग कर दिया जाए। ठीक है, कोई चीज़ है उसको भंग कर दिया जाए। तो यहाँ पे स्वतः की बात की जाएगी कि स्वैच्छिक मतलब अपनी इच्छा से जो है किसी कंपनी को अगर समाप्त करना है तो वो कैसे जो है किसके द्वारा किया जाता है? सदस्य अथवा लेनदार के द्वारा, प्रतिभागी के द्वारा, आपका ट्रिब्यूनल्स के द्वारा, या फिर सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो वहाँ के, मान लीजिए आप किसी कंपनी मान लो 7 सदस्य हैं और 7 सदस्यों ने बता दिया कि भैया हमें अपना काम नहीं करना, हमें अपना काम करना है, सातों वहां से स्वैच्छिक रूप से वहां से हट गए, तो कंपनी को कौन चलाएगा? नहीं होगा ना कोई चलाने वाला। तो उसको क्या करेंगे आप? स्वैच्छिक समापन कर देंगे। तो वहां पे आपका सदस्य करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, वैधानिक मीटिंग की सूचना सभी सदस्यों को न्यूनतम कितने दिन पूर्व देना चाहिए? जो आपका जो है ऑफिशियल मीटिंग होगी, ठीक है, तो वो जो है मीटिंग होने के कितने दिन पूर्व आपको जो सूचना वहां पे देनी होती है? 14 दिन, 21 दिन, 25 दिन, या फिर 30 दिन। तो यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 21 दिन हो जाता है। 21 दिन पूर्व आपको जो है सूचना देना होता है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, कंपनी की वैधानिक बैठक कितने अंतराल पर होती है? जैसे वैधानिक बैठक की बात की जाए तो कितने एक टाइम पीरियड के बाद होती है। जैसे अभी आपका जो संसद है, तो संसद में आपके जैसे जानते हैं 3 सत्र होते हैं। तो जैसे अभी आपका जो है ये वर्षा ऋतु वाला सत्र आपका स्टार्ट होने वाला है, लेकिन 3 में से 2 सत्र आपको जो वहाँ पे करने संसद में आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर 3 वहाँ पे होते हैं तो लगभग का 4 मंथ के बाद जो है वहाँ पे बैठक होती है। ठीक है, आपका जो है सदन स्टार्ट होता है। तो उसी तरह यहाँ पे पूछा गया कि आपको जो है वैधानिक बैठक जो होती है वो कितने टाइम अंतराल पे होती है? ठीक है, 1 वर्ष पे, 2 वर्ष पे, कंपनी के जीवन में 1 बार, या फिर 10 वर्ष के बाद। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कंपनी के जीवन में 1 बार। कंपनी के जीवन में 1 बार वो आपकी बैठक होती है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, कंपनी कितने प्रकार की होती हैं? ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक व्यक्ति के द्वारा कंपनी, उपरोक्त में से सभी। तो आपको यहाँ पे करेक्ट पता आंसर होगा। आपको यहाँ पे आपका 39 का जो है डी क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, एक कंपनी जब दूसरी कंपनी पर नियंत्रण का अधिकार रखती है तब वह कंपनी कहलाती है। क्या कहलाती है? अब सबसे अच्छा ये जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाला है। यहाँ से आपको जो है अगर जो आपको थ्योरी पता होता तब आपको जो है ये जो है क्वेश्चन करने में मजा आता। आपको ये कंपनी का जो है थ्योरी तो पता नहीं है, फिर भी हम आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये आपकी एक कंपनी है, ठीक है, ए कंपनी है और ये एक बी कंपनी है। ठीक है, तो बी कंपनी जो है ए के नियंत्रण में है। ठीक है, बी कंपनी ए के नियंत्रण में है। तो ये जो कंपनी बी होगी, ठीक है, ये इसके जब मतलब मान लो अंदर में आ गई, ठीक है, इसके अंदर आ गई, ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पे ये होल्डिंग कंपनी हो जाएगी। ए क्या हो जाएगा? आपका होल्डिंग कंपनी हो जाएगा। जो नियंत्रण का अधिकार रखती है उसको होल्डिंग कंपनी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नियंत्रक कंपनी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका अलग से बनता है, वो क्वेश्चन अभी आपको मिलेगा तो हम बताते हैं वो क्वेश्चन क्या होगा। वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, सहायक कंपनी आपका नहीं होगा क्योंकि नियंत्रण में रखना सहायक नहीं होता है। ठीक है, नियंत्रक कंपनी नहीं होता, वैधानिक कंपनी आपका नहीं होगा। ऑप्शन को आप जो है जितना कम कर पाएंगे वो भी आपके लिए बेटर होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो अगर जो यहाँ पे क्वेश्चन आप करेंगे और आपको कोई आंसर नहीं पता है तो यहाँ पे आपके करेक्ट होने के क्वेश्चन आपका 25% चांस है, मतलब 1/4 प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज।
अगर जो आप यहाँ पे ऑप्शन मान लो मिनिमाइज कर लिए, मान लो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन बचे, तो आपका जो है प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ गई, 1/3 हो गई, मतलब आपका 33.33% चांस हो गया, मतलब क्वेश्चन सही होने का। ठीक है, तो क्वेश्चन को जो ऑप्शन होते हैं उसको मिनिमाइज करना आपको सीखना होगा। ठीक है, जिसको आप लोग तुक्का कहते हैं वो तुक्का नहीं होता है। ठीक है, वो आपका एक बार में पढ़ा चीजें होती हैं, वो आपके जो है इनकॉन्शियस माइंड में आपको वो चीजें बैठी होती हैं और वहीं से आपको वो आंसर पता हो जाते हैं। ठीक है, तो वो तुक्का नहीं, आपको उसको कम करने के जो ऑप्शन की ट्रिक जो है सीखना होगा, उसको आप अच्छे से मैनेज करना होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, कौन सा दस्तावेज कंपनी का जो है चार्टर कहलाता है। ठीक है, कौन सा आपका दस्तावेज जो है दस्तावेज होता है। ठीक है, दस्तावेज नहीं, दस्तावेज कंपनी का चार्टर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन 1 है कंपनी के वह नियम, ऑप्शन बी उपविधियां, ऑप्शन सी कंपनी के अंतर नियम और ऑप्शन 4 प्रॉस्पेक्टस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका कंपनी के आपका जो है मेमोरेंडम जो होता है वो कंपनी का आपका चार्टर कहलाएगा। ठीक है, अगला का क्वेश्चन, किसी कंपनी लिमिटेड की न्यूनतम निर्गत आपका पेड़ पूंजी कितनी होती है। ठीक है, तो पेड़ पूंजी जो है कितनी होगी, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख या फिर 2 लाख। तो यहाँ पे आपका जो है 5 लाख आपका वहाँ पे पेड़ पूंजी होती है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, किसी कंपनी की अंश पूंजी में कैसे जो है घटाई जा सकती है। किसी कंपनी की कैपिटल उसकी जो पूंजी होती है उसको कैसे घटाई जा सकती है। मान लीजिए आपकी कंपनी है और उसकी कैपिटल पूंजी आप 10 लाख रुपए रखे हैं। ठीक है, और 10 लाख से अगर मान लो आपको 5 लाख करना है तो उसको कैसे कर सकते हैं, ये बात यहाँ पे रखा गया है। साधारण प्रस्ताव के द्वारा, विशेष प्रस्ताव के द्वारा, रजिस्ट्रार से पत्राचार के द्वारा या फिर केंद्र अनुमति के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका विशेष प्रस्ताव द्वारा हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे जो आपका कंपनी लॉ में है, तो कंपनी लॉ में आपका जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इनसे बहुत ही कम आपका जो है मतलब रहता है। अगर जो ऐसे आपके ऑप्शन आते हैं तो वहाँ पे आप क्वेश्चन वो उस ऑप्शन को जो है आप जो है 90% जो है नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑप्शन ना होने के चांसेस आपके 90% होते हैं, क्योंकि यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर जो रजिस्ट्रार की बात आ जाती है तो वहाँ पे आपके 90% चांसेस होता है कि वो रजिस्ट्रार से आपका संबंध रख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों आपको देखना होगा, हर जगह सरकार से संबंध होता है लेकिन कंपनी लॉ में आपका रजिस्ट्रार से संबंध होता है। अगला आपका क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कितनी अधिकतम कंपनी में प्रबंध निदेशक की जो है भांति कार्य कर सकता है। ठीक है, वहां पे क्या था, वहां पे सदस्य की मतलब वहां पे था। ठीक है, यहाँ पे प्रबंध निदेशक मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर की बात, और वहां पे आपका डायरेक्टर की बात थी। ठीक है, तो डायरेक्टर में आप जो 20 कंपनियां थे, मैक्सिमम 20 कंपनियां पर आप डायरेक्टर हो सकते हैं, और यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर आप कितनी कंपनियों के हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा दो कंपनियों के आप एमडी हो सकते हैं। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, एक प्राइवेट कंपनी कब व्यापार प्रारंभ कर सकती है। प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट आपका पब्लिक कंपनी दोनों में अंतर होता है। पब्लिक कंपनी जो है आपका किसी भी समय व्यापार अपना शुरू नहीं कर सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी आपका जो होता है वो आपका किसी भी समय व्यापार जो है स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी कब व्यापार प्रारंभ कर सकती है, तो ऑप्शन 1 है किसी भी समय, ऑप्शन बी पंजीकरण के आवेदन के बाद, ऑप्शन सी पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद, और ऑप्शन डी जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद। तो यहाँ पे जो है जिला मजिस्ट्रेट का जो कोई मतलब भी नहीं है। और एक प्राइवेट कंपनी कब व्यापार प्रारंभ कर सकती है, तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन जो करेक्ट है वो आपका पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद इसमें दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो है आपका जो है ये ऑप्शन जो है इसमें हमको जो है कंफ्यूजन लग रहा है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी आपका होता है वो किसी भी समय आपका जो व्यापार स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा आप जो है कमेंट करिएगा आंसर, क्योंकि जो है यहाँ पे हमें जो है बिल्कुल जो है आपका करेक्ट आंसर जो है आपका किसी भी समय होना चाहिए। ठीक है, तो आप एक बार जो है इस आंसर को जो है वो करना, कमेंट करना, क्योंकि बुक में जो है किसी भी समय लिखा हुआ है कि प्राइवेट कंपनी किसी भी समय अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है, लेकिन कई जगह पे वहाँ पे पंजीयन प्रमाण पत्र दिया है। ठीक है, तो आप थोड़ा इसको जो है कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं है कि हम आपको गलत बता दें, आप इसको कमेंट कीजिएगा जरूर। ठीक है, अगर जो आपको पता है तो आप इसको कमेंट कीजिएगा, वरना 99% चांसेस है, मतलब कंफर्म ही है कि आपका किसी भी समय हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, 30 व्यक्तियों का समूह जो कि कंपनी अधिनियम के
अंतर्गत पंजीकृत नहीं है लेकिन कारोबार कर रहा है, क्या कहलाएगा? ठीक है, 30 व्यक्ति हैं तो 30 व्यक्ति, आपका प्राइवेट कंपनी जो होती है उसमें आपके जो है मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं? 200, ठीक है। और पब्लिक कंपनी में आपका अनलिमिटेड हो सकते हैं, ठीक है, वहां पे कोई लिमिट नहीं है। तो 30 व्यक्ति कितने से कम होता है? मतलब 200 से कम ही होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? प्राइवेट कंपनी हो जाएगा, ठीक है। या फिर आपका जो है प्राइवेट कंपनी में भी ये चीजें हो सकती हैं, 30 व्यक्तियों का समूह जो कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है। अगर जो यहाँ पे पंजीकृत होता तो आपका प्राइवेट हो जाता, पंजीकृत होता तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी हो जाता, और पंजीकृत नहीं है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? समूह हो जाएगा, ठीक है, संस्था हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दोनों आंसर जो है ध्यान में रखना है। पंजीकृत होगा, कोई भी कंपनी है वो अगर जो पंजीकृत है और 200 से कम है तो वो आपके प्राइवेट में आती है, और 200 से ज्यादा है और पंजीकृत है तो वो आपका पब्लिक में आती है। अगर जो 200 से कम है, ठीक है, और पंजीकृत नहीं है, 200 से इन द सेंस कि वहां पे एक प्राइवेट कंपनी की जो है लिमिट रखी गई है 200 सदस्यों के, यहाँ पे पंजीकृत नहीं है तो वहां पे आपका समूह में आ जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, अब हम आपसे बात करने वाले हैं कि जैसे आपका एग्जाम तो एमसीक्यू हो रहा है, कि आप लोग जानते हैं आपका एग्जाम एमसीक्यू होगा। तो एमसीक्यू होगा तो एमसीक्यू आपको जो है एग्जाम करने के लिए आपको पास 2 थिंकिंग होनी चाहिए। नंबर 1 पे आपके जो है एमसीक्यू की जो है प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है तब भी आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। और नंबर 2 पे आपके पास थ्योरी वाला जो है, मतलब जितना आपका सिलेबस है उतना भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट आपका सिलेबस है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हैं, अगर जो आप जो है इसको लेके चलते हैं या फिर इसको लेके चलते हैं तो आप अच्छे नंबर गेन नहीं कर पाएंगे। अच्छे नंबर गेन करने के लिए आपको क्या चाहिए? पहले आपको जो है थ्योरी चाहिए, थोड़ा पढ़ना, ठीक है, फिर उसके बाद आपको एमसीक्यू करना चाहिए। अब जो है मुद्दा ये आता है कि आप दोनों को ये पढ़ेंगे कैसे, आप कैसे इसको जो है दोनों को तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हम आपको जो है एक ऑप्शन देते हैं, आप यहाँ से चीज़ें कर सकते हैं। जैसे अभी आप जो साइड में देख रहे होंगे आपकी पीडीएफ चल रही है, ये पीडीएफ जो है हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, जिसकी डिटेल आपको जो है व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी। व्हाट्सएप ये नंबर है आपका, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं इसकी डिटेल। अब इस पीडीएफ में है क्या, ये आप देखिए पीडीएफ में क्या है, इसको आप देखिए पीडीएफ में आपके जो है 2700 लगभग के आपके जो है क्वेश्चन है। 2700 लगभग मतलब आपका एमसीक्यू इसमें भी क्वेश्चन होगा प्लस 1 लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है, एमसीक्यू प्लस 1 लाइनर क्वेश्चन है। कम से कम आपका जो है 2200 क्वेश्चन जो है 2000 से 2100 से 2200 आपका क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, ठीक है। और 500 आपका लगभग का 1 लाइनर है, ठीक है। 1 लाइनर मतलब आप समझते हैं जैसे आपकी धारा है, पूछा गया धारा 15 क्या है, ठीक है, तो धारा 15 ये हम क्वेश्चन है 1 लाइनर में डाले हैं, 1 लाइनर में ये क्वेश्चन डाले हैं। तो आपका यहाँ पे जब 2700 क्वेश्चन होगा तो आपका यहाँ से जो प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अब एक मुद्दा आता है कि हम ये चीज़ें जो है वहाँ पर जाके ही क्यों जो है इसका डिटेल लें, क्यों इसको जो हम चीज़ें आगे जो है लें, ठीक है। तो उसको हम बताते हैं आपको जो है पीडीएफ क्यों लेना चाहिए और क्यों जो है इसको नहीं लेना चाहिए। तो लेने के एक कारण आपका ये है कि देखिए, लेने का कारण अगर जो बात की जाए तो वहाँ पे एक कारण ये है, सिंपल सा चीज़, आप जो है लास्ट ईयर का जो एग्जाम हुआ था आपका जो 2nd सेम का, उसमें जिन बच्चों ने पीडीएफ लिया था तो उनका जो है जैसे आपका 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 में आपको 75 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो पेपर में आपका जो एग्जाम पेपर हुआ था उसमें जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल का पेपर था तो उसमें आपको जो 55 क्वेश्चन जो है पीडीएफ से थे। कहाँ से? पीडीएफ से। आपका कॉन्ट्रैक्ट का पेपर था, कॉन्ट्रैक्ट में आपके जो है 52 क्वेश्चन जो है पीडीएफ से थे, ठीक है। आपका जो है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट का मुस्लिम लॉ पेपर था, मुस्लिम लॉ का पेपर आपका जो है 57 क्वेश्चन आपके पीडीएफ से थे, ठीक है। और आपका ये जो एथिक्स का पेपर है, एथिक्स पेपर में भी आपका जो है 48 पेपर जो क्वेश्चन आपके हैं वो पीडीएफ से थे। और आपका जो इंटरनेशनल लॉ का पेपर है, इंटरनेशनल लॉ का पेपर जो कि जो है सब लोग इतना टफ मानते थे, फिर भी हमारे पीडीएफ से जो है क्या हुआ 25 क्वेश्चन आए थे। और 25 क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, ये पास कराने के लिए काफ़ी होता है। 25 इंटू 1.33 अगर जो आप करते हैं ना तो ये आपका पास कराने के लिए आपका जो है ये क्वेश्चन आपका काफ़ी हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जो क्या हुआ,
आप यहाँ से चीज़ें कर सकते हैं। 133/4, ठीक है। तो 4 3 12 और 1 और 4 3 12, आपका लगभग का जो है 33-34 नंबर यहाँ से जो है पीडीएफ से बन सकता था, और 1-2 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर ही सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है इतना अच्छा इंपॉर्टेंट आपका जो है सेकंड सेम में रिस्पांस मिला है। जिन बच्चों ने जो है इसको जो है देखा था, लिया था, उनको पता है कि पीडीएफ कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहें तो यहाँ से पीडीएफ जो है डिटेल ले सकते हैं 7007545536, ठीक है। इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, अब यहाँ से आपको पीडीएफ की डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला आपका पॉइंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंपनी का निम्नलिखित उदाहरण है। कंपनी का निम्नलिखित उदाहरण है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई। पंजीकृत कंपनी का, वैधानिक कंपनी का, असीमित कंपनी का, या फिर सहकारिता जो है कंपनी का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वैधानिक कंपनी का जो है आरबीआई एक उदाहरण होता है। और आपका जो ये भी कितनी भी कंपनी चाहे आपका आरबीआई है, जैसे आपका बैंकिंग है, तो बैंकिंग आपका वैधानिक कंपनी के जैसे एग्जाम्पल है, पंजीकृत तो होते ही हैं, ठीक है। लेकिन इनके ऊपर कंपनी लॉ लागू नहीं होती है, इनके ऊपर जो है विशिष्ट लॉ लागू होता है। विशिष्ट लॉ इन द सेंस उनके ऊपर बैंकिंग लॉ जो है लागू होता है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, किसी भी कंपनी का कार्य कब जो है शक्ति के बाहर कहा जाएगा। ऑप्शन 1 कंपनी के अधिकार के बाहर, ऑप्शन बी निदेशक के अधिकार के बाहर, ऑप्शन सी सचिव के अधिकार के बाहर, ऑप्शन डी महाप्रबंधक के अधिकार के बाहर। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 आपका कंपनी के अधिकार के बाहर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कौन सी शक्ति का प्रयोग निदेशक मंडल कर सकते हैं। ऑप्शन 1 कंपनी की शाखा या यूनिट की बिक्री, आपकी जो है वापसी करने की शक्ति, पेड अप पूंजी से जो है ऋण जो है अधिक ऋण लेना, जैसे आपका 10 लाख रुपए जो है जो पेड अप पूंजी है और आप 20 लाख रुपए ऋण ले रहे हैं, ठीक है। या फिर आकेंक्षक की पुनः नियुक्ति। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका किसी चीज को मतलब काल मतलब जो आपका समय है उसको वापसी लेने का जो है शक्ति होती है, वो चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। अगला आपका क्वेश्चन है, एक पब्लिक कंपनी में अंशधारक का उत्तरदायित्व कहाँ तक सीमित है। देखिए पब्लिक कंपनी में ही आपके अंशधारक होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है, वो आपके पब्लिक कंपनी में होते हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में शेयर जो है आपको जो है ट्रांसफर करने का अधिकार ही नहीं होता है। तो नंबर 1 पर ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लग रही होगी कि प्राइवेट कंपनी यहाँ पे क्यों नहीं पब्लिक कंपनी क्यों पूछा गया, क्योंकि यहाँ पे मान लो प्राइवेट कंपनी हो ही नहीं सकता था, ठीक है। ये पब्लिक कंपनी में अंशधारक का उत्तरदायित्व कहाँ तक है, भौगोलिक अंशों का जो है मूल्य, सूक्ष्म मूल्य अंशों का, निजी संपत्तियों तक, या फिर मांगी गई अंश राशि तक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका मांगी गई अंश राशि तक हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, कंपनी का प्रवर्तक कौन व्यक्ति है। प्रवर्तक आप जानते हैं क्या, प्रमोटर, ठीक है। प्रमोटर कौन होता है, ऑप्शन 1 आपका वह जो कंपनी के पंजीयन में भाग लेता है, ऑप्शन बी निदेशक, ऑप्शन सी निदेशक के रिश्तेदार, ऑप्शन डी महाप्रबंधक। अब देखिए यहाँ पे आंसर की चुनने की बात है, भैया कोई भी चीज है तो उसका रिश्तेदार क्यों आएगा, रिश्तेदार नहीं आएगा ना, तो वहां पे आपका निदेशक के रिश्तेदार नहीं होंगे, ठीक। कोई भी चीज है तो वहां पे जैसे मान लो आपने कोई बिजनेस किया, तो बिजनेस अगर जो आप करेंगे तो आपके रिश्तेदारों से कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। तो अगर जो रिश्तेदारों से मतलब नहीं होता है तो कंपनी में क्यों मतलब होगा उसका, कंपनी में भी तो नहीं मतलब होगा ना। तो रिश्तेदार वाला ऑप्शन आपका समाप्त हो गया, तो आपका ऑप्शन बचे 3। अब आपके चांसेस है पॉसिबिलिटी 1/3 क्वेश्चन सही होने के। अब कंपनी में वह जो है व्यक्ति जो पंजीयन में भाग लेता है, निदेशक को कौन रखता है, जो डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर को कौन रखता है, तो डायरेक्टर को वही लोग रखते हैं ना जो कंपनी स्टार्ट करवाते हैं। तो मान लीजिए आपका रुपये लगा है, मान लीजिए किसी में आपका जो है 10 लाख रुपए लगा है, ठीक है। आपने कंपनी स्टार्ट करवाया, आपने किसी को जो है नौकरी पे रखा, जॉब पे, तो जॉब वाले की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा ना होगी कि आपकी कंपनी को प्रमोट करे, ठीक है। वो निदेशक भी आपका नहीं होगा, महाप्रबंधक जनरल मैनेजर जो है आपका वो भी चीजें नहीं होगी, ठीक है। तो यहीं पे आपका करेक्ट आंसर जो है वह जो व्यक्ति जो है पंजीयन में भाग लेता है वो आपका जो है उसका दायित्व प्रवर्तक वह हो जाता है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, एक कंपनी के सचिव को किस विधि में संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, कंपनी विधि में, कर विधान में, मजदूरी विधान में, या फिर
संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम में एक कंपनी के आपके जो सेक्रेटरी होते हैं उनको किसमें जो है आपका ज्ञान होना चाहिए? तो जाहिर सी बात है वो कंपनी के सेक्रेटरी हैं तो कंपनी विधि में उनको ज्ञान होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, वरीयता अंश पूंजी का लाभांश कब भुगतान किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन 1 जब भी कंपनी में लाभ हो, ऑप्शन बी केवल तभी जब कंपनी में मुनाफा हो, ऑप्शन सी मुनाफा ना होने की दशा में, और ऑप्शन डी केवल तभी जब निदेशक गण भुगतान की अनुशंसा करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। वरीयता अंश कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, आपका प्रेफरेंसेस शेयर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जो है 8, 7, 6, 5। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, अंश प्रमाण पत्र किसके हस्ताक्षर होते हैं? अंश प्रमाण पत्र पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आपका जो है कंपनी सचिव, निदेशक एवं कंपनी सचिव, दो आपका सभी निदेशक गण। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका कि दो निदेशक और कंपनी सचिव के वहाँ पे आपके शेयर सर्टिफिकेट जो होता है उसके ऊपर हस्ताक्षर होते हैं, सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, कंपनी के 100 रुपये के अंश का अंशधारक रुपया 30 का भुगतान करता है। 100 रुपये का अंश है उसका जो है कितना रुपया? 30 रुपये भुगतान करता है। तो उसकी कितनी जिम्मेदारी भुगतान की शेष रहती है? तो ऑप्शन आपका क्या रह जाएगा? अब देखिए यहाँ पे इतने छोटे क्वेश्चन, आप मान लो 100 रुपये का कोई चीज़ है, आपने 30 रुपया दे दिया तो कितने रुपये बचेंगे बाद में देने को? तो 70 बचेंगे ना। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन, इतने अच्छे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, फिर भी जो है बहुत लोगों की बैक आ जाती है। लेकिन अच्छे से अगर जो अपने दिमाग से करेंगे ना तो 10 क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो सकते हैं। अभी जैसे आपका जो वो आया था कि जो है कंपनी सेक्रेटरी में जो है किसकी जो है उसको पढ़ाई करने उसका नॉलेज होना चाहिए, तो कंपनी विधि हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन हुआ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको कभी नहीं छोड़ना है। ठीक है, किसी कंपनी की अंश पूंजी से क्या तात्पर्य होता है? अंश पूंजी मतलब आपका शेयर कैपिटल से क्या तात्पर्य होता है? ऑप्शन 1 समता अंश पूंजी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑप्शन बी वरीयता अंश पूंजी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, या फिर ए एंड बी बोथ, या फिर लोन ऑन शेयर अंशों पर ऋण। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और जो बच्चे जो है कह रहे थे कि जो है आप जो है इक्विटी पे जो है क्वेश्चन करवाइए। ठीक है, तो इक्विटी पर भी हम क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन आपका जो है ये चीज़ें हो जाए उसके बाद हम आपको इक्विटी पे क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, अगला का क्वेश्चन है NCLT के अध्यक्ष पद की अर्हता क्या होती है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है ये, और आंसर आपका है उच्चतम न्यायालय का अधिवक्ता, उच्च न्यायालय का अधिवक्ता, जिला न्यायालय का अधिवक्ता, या फिर व्यक्ति जो 5 साल तक हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में न्यायाधीश या फिर न्यायमूर्ति रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कंपनी समापन प्रक्रिया के दौरान कंपनी के क्रियाकलापों का अधिकार किसमें आपका जो है निहित होता है? आपका कंपनी जो समाप्त होती है तो उसके क्रियाकलापों का जो है जो चीज़ें होती हैं उसमें वह किसमें निहित होगा? संपादक आपका समापक में, अंशधारक में, कंपनी सचिव में, या फिर आपका निदेशक मंडल में। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका समापक हो जाएगा। जो कंपनी आपका जो है वहाँ पे समापक होगा उसमें वो चीज़ें निहित होती है, अधिकार निहित होगा। ठीक है, कंपनी के समापन पर कंपनी की संपत्तियां बेचने का अधिकार किसे है? ऑप्शन 1 अंशधारक को, ऑप्शन बी कंपनी रजिस्ट्रार को, ऑप्शन सी केंद्र सरकार, ऑप्शन डी लेनदार को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जो है अंशधारक से भी कोई मतलब आपका नहीं होता है, शेयर होल्डर से कोई मतलब नहीं होता है। मान लीजिए आप टाटा बिरला जो है अपनी कंपनी को बेच दें, ठीक है, हटा दें, तो शेयर धारक क्या करेगा? उसको समाप्त कर दे अपनी कंपनी को, तो शेयर क्या करेगा? वो जाके वहाँ पे उनका जो है जमशेदपुर थोड़ा ना जाएगा, वहाँ पे उनका सामान थोड़ा ना बेचेगा, वो तो अंशधारक नहीं करेगा। केंद्र सरकार कोई इशू ही नहीं है। आपने जो है केंद्र जो है कंपनी किसी ने बेचा तो केंद्र सरकार से कोई मतलब ही नहीं। केंद्र सरकार क्यों आपकी कंपनी से जो है सामान बेचने जाएगी? नहीं जाएगी ना संपत्ति बेचने। अब आपका बचा कंपनी रजिस्ट्रार आपका गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट को क्या इशू पड़ा है आपकी जो है संपत्ति को बेचने का? वो भी नहीं बेचेगा। लेनदार भी आपका जो है मान लीजिए आपने जहां से लोन लिया है, ठीक है, तो उसके लिए अलग चीजें होती हैं।
तो आप जाके डायरेक्ट उसका जो है संपत्ति थोड़ा ना बेचेंगे, तो यहाँ पे लेनदार भी नहीं होगा, मतलब यहाँ पे आपका कोई करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन, समापन पर किसे वरीयता पर वसूली का अधिकार है। कंपनी समाप्त होती है तो वरीयता का अधिकार किसे है कि सबसे पहले किसको लोन दिया जाएगा, किसको जो है मतलब और भी चीजें हैं दिया जाएगा, तो सरकारी कर को, अनारक्षित लेनदार को, आरक्षित लेनदार को, या फिर अंशधारक को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका सरकारी कर हो जाएगा। पहले जो आपका टैक्स है आप उसको फिल करेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, किसी लेनदार द्वारा समापन की कार्रवाई प्रारंभ करने पूर्व कितने समय पूर्व नोटिस आपका देना चाहिए। ऑप्शन 1, किसी लेनदार द्वारा समापन की कार्रवाई प्रारंभ करने के पहले कितने दिन आपको नोटिस देना चाहिए, 50 दिन, 7 दिन, 10 दिन या फिर 21 दिन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी 21 दिन हो जाएगा। ठीक है, अगला 21 दिन आप देखे होंगे कि आपको जो है बैठक के लिए भी 21 दिन था और यहाँ पर भी आपका 21 दिन है। तो ऐसे आप क्वेश्चन याद करने की कोशिश करना। ठीक है, आपका हो जाएगा। किसी वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कितनी निदेशक मंडल की बैठक अनिवार्य होती है। ठीक है, वित्तीय वर्ष की बात यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो कितनी आपकी जो है न्यूनतम जो है बैठक अनिवार्य होगी, तो यहाँ पे बात है 2, 3, 4 या फिर 5। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 4 बैठक अनिवार्य होती हैं। किसी कंपनी की वार्षिक साधारण आम सभा की बैठक बुलाने की समय सीमा क्या होती है। ऑप्शन 1, 1 माह, ऑप्शन बी 2 माह, ऑप्शन सी 9 माह, ऑप्शन डी 12 माह। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका 9 माह होता है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, वार्षिक साधारण आम सभा पर जो है किस स्थान पर की जाती है। ठीक है, वार्षिक साधारण जो है आम सभा आपकी जो है किस स्थान पर की जाती है, संसार में किसी स्थान पर, देश में किसी स्थान पर, प्रबंध निदेशक के आवास पर, और आपका जहां कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित हो। तो ये भी आपका जो है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। किसी कंपनी की वार्षिक साधारण आम सभा में किसे शामिल होने का अधिकार है। कंपनी रजिस्ट्रार को, अंशधारक को, कंपनी के माल आपूर्तिकर्ता को, कंपनी के कर्मचारी को। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका अंशधारक को अधिकार होता है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की वार्षिक साधारण आम सभा हेतु न्यूनतम उपस्थिति संख्या क्या होती है। 1 सदस्य, 2 सदस्य, 3 सदस्य या फिर आपका 10 सदस्य। तो आपका न्यूनतम संख्या 2 सदस्य होता है। अगला आपका क्वेश्चन, 1000 सदस्यों वाली पब्लिक लिमिटेड कंपनी की वार्षिक साधारण आम सभा हेतु न्यूनतम उपस्थिति कितनी अनिवार्य है। ऑप्शन 1, 500, ऑप्शन बी 101, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन डी 50। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका 500 हो जाएगा। ठीक है, अगला आपको क्वेश्चन, यदि किसी कंपनी द्वारा वार्षिक साधारण आम सभा को गठित करने में चूक की जाती है तो क्या अर्थदंड होता है। यहाँ पे हर्जाना आपको क्या देना होता है, 2 लाख रुपये, 10,000, 1 लाख या फिर 5 लाख रुपए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे आपका 1 लाख रुपया हर्जाना आपको देना होता है। ठीक है, अगला आपको क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत विशिष्ट न्यायालय में कितने जज होते हैं। ठीक है, आपका विशिष्ट न्यायालय में कितने जज होंगे, 5 जज, 1 जज, 3 जज या फिर 4 जज। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका 1 जज होता है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, कंपनी के समापन हेतु कौन सा अधिकार क्षेत्र उपलब्ध है। ऑप्शन 1, समापन द्वारा NCLT नेशनल जो है विधान ट्रिब्यूनल, समापन द्वारा जिला न्यायालय, समापन द्वारा उच्च न्यायालय या फिर समापन द्वारा उच्चतम न्यायालय। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम के किस सेक्शन में कंपनी के समापन की याचिका प्रस्तुत की गई है। कंपनी आपकी जो है समाप्त करने की याचिका यहाँ पे दी गई है। तो ऑप्शन आपका सी 272 सेक्शन में दी गई। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, एक कंपनी मिनट्स को दर्ज कराने के लिए किस धारा में बाध्य होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका जो है 210, 275, 300 या फिर 118। तो करेक्ट आंसर आपका 118 होता है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, एक कंपनी की साधारण सभा की बैठक की मिनट्स कार्रवाई पे हस्ताक्षर कौन करता है। ऑप्शन 1, मीटिंग का चेयरमैन, मीटिंग का निदेशक या फिर प्रबंध निदेशक का सचिव या फिर कंपनी सचिव। तो करेक्ट आंसर आपका मीटिंग का चेयरमैन या फिर अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन,
कंपनी अधिनियम के किस धारा में समापक के हटाए जाने व बदले जाने का प्रावधान, मतलब आपने समापक के लिए जो है समाप्त कर दिया, लेकिन उसको हटाना या फिर चेंज करना या फिर बदलना का जो है किसमें जो है अधिकार को निहित किया गया है। तो ऑप्शन आपके हैं 277, 276 या फिर आपका धारा 113 या फिर धारा 310। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, धारा 276 हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर और अपनी अच्छी से पढ़ाई करिएगा। थैंक यू, टेक केयर। और अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।